सिंपल जो बात की थी कि हमसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि आधुनिक ओलंपिक का जनक किसको कहा जाता है, तो हम आंसर कर देंगे पियरे डी कुबर्टिन को। फिर हमने कल आईओसी की स्थापना करवा दी है, समिति की स्थापना करवा दी थी। कहाँ पे? सुखोन। और कहाँ ये? फ्रांस, पेरिस, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको एग्जैक्ट जगह याद रखना है, तो सुखोन में यह मुख्यालय बनाया जाएगा। अब मैंने कल एक बात और बताई होगी कि हमने अभी हाल ही में ओलंपिक का जो मुख्यालय था उस मुख्यालय का नाम परिवर्तित किया है, यानी कि नाम बदल दिया गया है, उसको हमने ओलंपिक हाउस कर दिया। अब यहां से जैसे बात की जाए कि हमसे कभी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, बताओ कि पहले आईओसी के अध्यक्ष कौन थे, तो नाम याद रख लेंगे, डेमेट्रियस विकेलस। जो क्वेश्चन क्या पूछेगा हमारी कुछ एग्जाम में, विशेषकर यदि पीटी की बात करते हैं तो पीटी में ये उसका थोड़ा सा फंडामेंटल रहता है कि वह भारत और विश्व में पहली चीजों को पूछता है। पहली चीजों से मतलब क्या हो गया कि भाई बताएं कि आपके कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, हम बता देंगे, ठीक है। फिर पूछ लेगा कि भाई बताओ जब देश को आजादी मिली थी उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो इस टाइप से क्वेश्चन सेट होते हैं एग्जाम में, हम जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इस टाइप से क्वेश्चन हमसे यहां भी तो पूछ सकता है कि बताओ आपके ओलंपिक के, हमने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष किसको बनाया, तो हम याद रखेंगे डेमेट्रियस विकेलस। एक नाम और आप लोग पढ़े होंगे, डेमेट्रियस। थोड़ा सा ध्यान करो, प्राचीन भारत के इतिहास में एक आपका, हाँ, मिनेंडर का जो पूर्वज था, ठीक है, आप पढ़े होंगे, ये यवन है, इंडो ग्रीक है, जो बैक्ट्रिया से भारत में आक्रमण करने के लिए आए थे। तो थोड़ा सा आप चाहो तो इससे भी जोड़ सकते हो, लेकिन याद रखना इसमें और उसमें अंतर है। ये आपके अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, जिनका नाम है डेमेट्रियस विकेलस, ठीक है। और दूसरी बात, अब जो क्वेश्चन करंट का बनेगा वो ये बनेगा, ये तो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। करंट का क्वेश्चन क्या बनेगा, बताओ वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष कौन है। तो हमने याद रखा थॉमस बैक। कौन है भाई? थॉमस बैक हैं। कैसे दिखते होंगे, तो आपको दिख रहा है साहब कलर्ड फोटो, ये आजकल का ही होगा, ये दिख रहा है साहब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, यानी कि ये उस समय के, कब के, जब आपके 1896 में, या ऐसा कहें 1894 में जब आपकी समिति बनाई गई थी, उस समय के अध्यक्ष हैं आपके विकेलस साहब। क्लियर होगी बात? एक बार फिर से सुन लेते हैं कि आपके विकेलस का यदि हम टाइम पीरियड देखें तो आपको पता है कि हमने 1894 में पहली बार ओलंपिक समिति बनाई गई थी। उसी समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम क्या है? विकेलस, ठीक है। और आज की बात करें, वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है थॉमस बैक, और ये हमको यहाँ पे स्पष्ट दिख भी रहे हैं। अगली बात कर लेते हैं आईओसी में, ये आपके करंट का एक क्वेश्चन फिर रहेगा, और अच्छी बात है कि भारत से है, तो हो सकता है शायद रिलेट करके पूछें। आईओसी की सदस्य या मेंबर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है, तो हमसे पूछेगा आईओसी की पहली महिला बनने वाली कौन है? नीता अंबानी। अच्छा, अब ये हाल ही, मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि अभी पहली नियुक्त की गई 2-4 साल पहले, लगभग 4 साल हो गए इनको, कि 2016 में इनकी नियुक्ति हुई थी। अब ये लगभग 70 वर्षों तक ये अपने पद पर, यानी कि सदस्य मेंबर बन के रहेंगे, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछेगा बताओ भारत की पहली जो महिला जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य या मेंबर बनी है, उनका नाम बता दो, तो बता देंगे नीता अंबानी। और कब से नियुक्ति हुई है, समय हमसे पूछेगा नहीं, ठीक है। तो चाहो तो इसको हम भूल भी सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। अगली बात जो आती है वो आपके बैरोन पियरे डी कुबर्टिन से रिलेटेड है। क्या बात याद रखना है कि कुबर्टिन साहब की यदि हम लोग बात करते हैं, ये 1896 से लेकर के 1925 तक जिनका अध्यक्ष के पद पे सबसे लंबा कार्यकाल रहा। अब ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रयास किया कि समिति बनाई, जिन्होंने प्रयास किया कि हम ओलंपिक खेलों की एक नई शुरुआत करें, और इन्हीं व्यक्ति ने 1896 में जैसे ही ओलंपिक शुरू करवाते हैं और खुद अध्यक्ष बन गए। और कब तक बने रहेंगे? 1925 तक बने रहेंगे। और ये इनका सबसे लंबा कार्यकाल है, या किसी भी अध्यक्ष का सबसे लंबा कार्यकाल है। तो 2-3 बातें याद रख लो, एक तो पहले अध्यक्ष के रूप में याद रख लो तो विकेलस, और दूसरे याद रख लो थॉमस बैक, और सबसे लंबे कार्यकाल वाले याद रख लो डी कुबर्टिन, ठीक है। अब एक और प्रश्न पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि बताओ भारत की कोई महिला सदस्य जो आईओसी की मेंबर है, तो बिल्कुल है, जिनका नाम है नीता अंबानी, ठीक है। और ये बात हम लोग कल चर्चा कर ही चुके थे कि सबसे पहली बार ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। कब हुई थी? तो 1896। कहां से हुई थी? तो यूनान का एक शहर है, या उसकी राजधानी है एथेंस, वहां से शुरुआत होती। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको बस ये चीजें थोड़ा सा याद रखनी पड़ेंगी, कब कब और कैसे कैसे ये सारे काम शुरू होते हैं और कौन कौन से व्यक्ति का योगदान रहा। अगली बात आती है आदर्श वाक्य की, क्योंकि जब भी कोई एक संस्था, एक समिति बनाई जाएगी तो उनका एक आदर्श वाक्य होगा, उनका अपना खुद का लोगो, मैस्कॉट, शुभंकर, कुछ भी कह सकते होगा, या
ऐसी बात या कोई थीम हो सकती है। तो हर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपना अलग अलग आदर्श वाक्य बनाया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि साहब आईओसी का भी होगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का भी होगा। इन्होंने क्या बनाया आदर्श वाक्य? इनका है आदर्श वाक्य आपका सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टीएस। सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टीएस, CAF से याद रख सकते हो, यदि नहीं तो आप फिर इनको रट के भी याद रख सकते हो, जैसी हमारी कैपेसिटी क्षमता के अनुसार, कि सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टीएस। यह आदर्श वाक्य किसका है? या पूछ लेगा बताओ ओलंपिक का आदर्श वाक्य बताओ, तो हमारा आंसर क्या होगा? सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टीएस। कभी हिंदी में ट्रांसलेट इसका पूछता है तेज, ऊंचा और बलवान। क्या कहते हैं भाई इसको? तेज, ऊंचा और बलवान कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, तेज, ऊंचा, बलवान इसलिए होना जरूरी है क्योंकि आप खेलों में भाग ले रहे हैं। यदि आप तेज नहीं रहोगे, आलस में रहोगे, तो क्या एक बात बताओ कि हम 100 मीटर का स्पेल्ट लगा सकते हैं? दौड़ लेंगे क्या ऐसी जल्दी? कई लोगों की आदत रहती है स्लो बोलने की, हेलो, तब तक जैसे मान लो कि अब तो खैर सारी चीजें फ्री कर दें। मान लो कि एक जो पहले का एक दौर याद करो 2006, 7, 8 का, जब सुनने और बोलने पे भी पैसे लगा करते थे, इवन सुनने पे भी लगा करते थे। और ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति बात कर रहा हो, हेलो, आदमी ये कहेगा भाई तू फोन मत किया कर, मैं किराया खर्च करके तेरे पास व्यक्तिगत रूप से आ जाऊंगा, तब बता देना, उतने में तो सुनने में खर्च करवा देता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आलस में व्यक्ति रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इन सब चीजों में वह क्वालिफाई नहीं कर पाएगा या आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऊंचा इसलिए जरूरी क्योंकि आपको माना कि अपने यहाँ कई सारे ऐसे खिलाड़ी रहेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अभी एक करंट की बात बताएं, आजकल की बात बताएं, पिछले 2-3 दिन पहले, नहीं 5 दिन पहले, आपकी हिमा दास ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, पता होगा आप लोगों को। तो माना कि कई ऐसे खिलाड़ी होंगे जो बेचारे क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, तो वो तो वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अभी वो हताश नहीं होंगे, अगली बार के लिए फिर से ट्राई करेंगे और आगे जाएंगे। तो अब मान लो जो क्वालिफाई कर गया वो और आगे जाएगा, और जिसने किया वो अगली बार और आगे जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस ऐसे समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें हम आगे चल के बात करेंगे, 3 कैटेगरी में मेडल बांटे जाते हैं या दिए जाते हैं। आप जानते हैं गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। ठीक है, अब मान लो कि ऐसा समझ लेते हैं कि अपने यहाँ किसी खिलाड़ी को ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता है। ठीक है, तो वो क्या कोशिश करेगा कि साहब हम गोल्ड नहीं ले पा रहे तो सिल्वर तक तो अगली बार पहुंचे ही पहुंचे। ठीक है, माना एक छोटा सा उदाहरण ऐसे समझ लो कि आपको मिल गया, क्या मिल गया? पंचायत सचिव बन गए आप, और 2020 में पंचायत सचिव बन गए, 21 में आपने फिर से डाला, तो क्या पंचायत सचिव से नीचे आने की कोशिश करोगे? स्वाभाविक सी बात है, हर आदमी ऊपर जाना चाहता है, तो ऊंचा उठना चाहता है, तो ये भी इन लोगों का एक एम रहता है, उद्देश्य रहता है। और स्वाभाविक सी बात है, बलवान होना तो बहुत जरूरी ही है। तो हमने क्या याद रखा कि इसका जो आदर्श वाक्य पूछेगा ओलंपिक का, तो चाहो तो आप इन 2 अल्फाबेट से भी याद रख सकते हैं, CAF से। एक फोर्स भी याद रख लो, एक फोर्स का नाम है जो किससे संबंधित है? ओलंपिक से संबंधित है, जो आदर्श वाक्य को इंडिकेट करता है, सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टीएस। लेकिन बात ये आएगी, ये सारी नाम, ये जो तीनों नाम है, किसी ना किसी व्यक्ति ने तो लिखे होंगे पहली बार। जैसे बात करें जनगण मन भी किसी ने लिखा होगा, ठीक है, वंदे मातरम भी किसी ने लिखा होगा, तो ये भी तो किसी ना किसी व्यक्ति ने लिखा होगा। तो ये व्यक्ति है जिनका नाम है हेनरी डीडॉन। क्या नाम है इनका? हेनरी डीडॉन नाम के व्यक्ति के द्वारा यह आदर्श वाक्य की रचना की जाती है। ये आपके फादर हैं, मतलब हाँ समझ गए, ये आप ऐसा समझ लीजिएगा, एक पादरी हैं जो एक चर्च में कार्य करते हैं, ठीक है, ईसाई संत हैं, ऐसा हम याद रख सकते हैं, जिनके द्वारा एक रचना लिखी जाती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ओलंपिक का आदर्श वाक्य कह रहे हैं। और पूछ ले कभी, बताओ इसके रचनाकार कौन है? हमको लिख के देगा सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टीएस, इसके रचनाकार का नाम बताओ। ऑप्शन जो भी दे देगा हम उस ऑप्शन के हिसाब से आंसर कर लेंगे, हेनरी डीडॉन। ठीक है, चलेगा। अब इन्होंने क्या किया? 1897 में इसको लिख के तैयार कर लिया, अपने पास रखें। क्यों? क्योंकि 1896 में आपको पता है क्या हुआ था? ओलंपिक हुए थे, बिना आदर्श वाक्य के शुरू कर दिया। इन्होंने कहा ये सब पागल लोग हैं, क्योंकि एक ऐसा कोई वाक्य होना चाहिए, एक ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए जो लोगों को मोटिवेट करता रहे, लोगों का उत्साहवर्धन करता रहे। खिलाड़ी जब तक उत्साहवर्धन नहीं होगा उनका, वो उतना आनंद के साथ खेल ही नहीं पाएंगे। तो इन्होंने लिख के रख लिया, लेकिन अब क्या हुआ? इनका अगला ओलंपिक हुआ 1900 में, किसी ने शामिल ही नहीं किया। फिर हुआ अगला 4-4 साल के गैप में, अपन बात करेंगे, हालांकि आगे चल के होंगे भी, नहीं बताएंगे कौन कौन से वर्ष में ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ। लेकिन अब बेचारे ये टेंशन में, क्योंकि ओलंपिक नहीं हो पाए, कारण ही बता ही देते। आपको पता, एक तो 1896 में करा रहे हैं, और हम देखेंगे प्रत्येक 4 साल के अंतराल में होता है। तो अगला कब होगा? 1900 में। अब अगला कब होगा? 1904 में। ऐसे करके लगातार बढ़ता जाएगा, लेकिन इनका नंबर नहीं आ रहा। ये बेचारे टेंशन में, तब तक पहला विश्व युद्ध भी हो गया।
मतलब जैसे तैसे आस लगी थी अब करें, लेकिन आपको पता है पहला विश्व युद्ध हुआ, नहीं हो पाया, फिर अगला दूसरा विश्व युद्ध का 18 के आसपास फिर नहीं हो पाया, वो 16 में, लेकिन फिर 1920 में जब अब ओलंपिक की शुरुआत होगी तब लोगों ने सोचा साहब इनके भी धैर्य को नमन करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। क्यों साहब मान ही नहीं रहे, हर बार आ जाते साहब इसको शामिल कर लो, इतने साल हो गए छोड़ ही नहीं रहे पीछा, तो ऐसा करो 1920 को इनको भी ले लो। 19-20 में क्या अंतर है, ऐसे याद कर लो। 19-20 का अंतर आप लोगों को, हम सबको पता चल गया ये अंतर क्या क्या होता है। ठीक है, अपन यहाँ पे भी देखेंगे 19-20 में अंतर क्या है। जैसे एक साधारण सी बात समझ लो, हमको क्या याद रखना है, आदर्श वाक्य जो है किस ओलंपिक में शामिल किया गया था, तो आंसर करेंगे 1920 ओलंपिक में। अब बात आएगी, पूछता है कहां पे खेला गया था, एंटवर्प, बेल्जियम का एक शहर है, एंटवर्प ओलंपिक में इसको शामिल करते हैं। तो सीधा सिंपल प्रश्न पूछेगा, बताओ ओलंपिक जो आदर्श वाक्य है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, किस ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था। तो वर्ष पूछता है तो 1920, और पूछ ले किस ओलंपिक में, तो एंटवर्प ओलंपिक में। एक बात और याद रखना कि जिस स्थान पर ओलंपिक खेल खेला जा रहा है उसी स्थान के नाम से वह खेल जाना भी जाएगा। जैसे ये खेला जा रहा है आपका एंटवर्प में, तो हम इसको आप बेल्जियम कह लो या एंटवर्प ओलंपिक कह लो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। जैसे लंदन ओलंपिक कह देते हैं, मतलब जहां आयोजित हो रहा है वही नाम से हम उसको जानेंगे। तो अब हमने क्या देखा, एक छोटी सी बात ये देख ली कि साहब 1920 में हमने इसको शामिल कर लिया, लेकिन रचना कब हुई थी, 97, 1897, 1897 लिखेंगे। कोई एक डॉन टाइप का आदमी था, डी डॉन, डी डॉन नहीं, दी डॉन याद रख लो। ठीक है, मतलब दी लगा दिया, आप लोग अंग्रेजी तो जानकार हैं, मतलब कोई विशेष एक डॉन टाइप का आदमी है। ठीक है, तो हमने याद रखा कोई हेनरी डी डॉन नाम के व्यक्ति ने क्या किया, 1897 में इसकी रचना की थी, लेकिन इसको अभी गाया नहीं गया या शामिल नहीं किया गया, शामिल होगा 1920 में। 1920 में कई सारी चीजें शामिल करेंगे, समय के साथ साथ हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं, ओलंपिक ध्वज की बात कर लेते हैं। अब ओलंपिक ध्वज की बात करें तो हमने ओलंपिक ध्वज देखा भी होगा, नहीं देखा तो आज देख लेते हैं। ओलंपिक ध्वज देखा है कि आपने क्या देखा, एक लगभग नीले कलर की पट्टी है या सफेद कलर की पट्टी मान लो या कपड़ा मान लो, उस पे हम क्या कर रहे हैं, एक अलग अलग सर्कल में अलग अलग रंग के सर्कल को हमने इकट्ठा करके रखा और इनको जोड़ने का प्रयास किया है, और ये सभी सर्कल अलग अलग महाद्वीप कॉन्टिनेंट को शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, अभी बात करेंगे। इसी प्रकार से हमने एक झंडा भी लिया है यूएनओ का, क्योंकि हर का मैंने बताया कि अपना आदर्श वाक्य होगा, अपना कुछ शुभंकर बनाएंगे, मैस्कॉट बनाएंगे, अपना ध्वज बनाएंगे, सारी चीजें अपनी अपनी हर संगठन समिति अपना बनाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ का भी एक अपना ध्वज बनाया गया है। तो ध्वज का निर्माण तो 1913 में करवाया गया था। अब ध्वज का निर्माण 1913 में किया गया, लेकिन अब क्या किया, 1914 में आपको पता है एक विश्व कप, एक ओलंपिक होना था, लेकिन वो विश्व युद्ध के कारण थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाया। लेकिन अब ये व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाया तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्वज भी कहीं ना कहीं अटका रहा होगा। क्यों अटका रहा, मतलब इसको क्यों परमिशन नहीं दी, क्योंकि अब जो आपका ओलंपिक था वो उतने व्यवस्थित रूप से नहीं खेला गया। कुछ कारण ऐसे रहे कि साहब उसको हमको डिले करना पड़ा। जैसे हमें पता है कि जैसे इस अपने पास ताजा उदाहरण ये है, 2020 का ओलंपिक हम लोगों को करना था टोक्यो जापान में। ठीक है, अब लेकिन हमें ये बात बहुत बेहतर अच्छे तरीके से पता है, टोक्यो में होना था और ये नहीं हुआ, क्योंकि कारण आपको सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसको 2021 में करवा रहे हैं। माना कि हमको कोई चीज यहाँ पे 19 में हमने फाइनल कर ली थी कि यहाँ पे ऐसा ऐसा काम करेंगे, लेकिन अब तो नहीं हो पाया। तो 1914 में क्या कहा कि ध्वज को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, शामिल करेंगे। शुरुआती दौर में यहाँ पे गेम शुरू भी हुए तो हमने इसका वंदन भी करवाया, मतलब झंडा फहरवाया भी, लेकिन वो चीज व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाती, किसी कारण से यहाँ पे चीज असफल होगी। लेकिन हम अब याद रखेंगे कि 1920 में एक तो आदर्श वाक्य 1920 की बात कर रहे हैं, और दूसरा आपका ओलंपिक ध्वज, दोनों शामिल किए जाते हैं वैधानिक तरीके से। ठीक है, अब हमसे कभी प्रश्न पूछ ले, क्वेश्चन पूछे, बताओ आपका आदर्श वाक्य किस ओलंपिक में शामिल किया गया, एंटवर्प 1920। आपका ध्वज कब शामिल किया गया, तो एंटवर्प 1920। दोनों चीजें एक साथ शामिल कर ली, तो अब हमको भटकना नहीं है। जब भी पूछेगा कि कब किस ओलंपिक में फहराया गया, अच्छा लेकिन अंतर समझना, जब क्वेश्चन पूछेगा पहली बार आंसर बदलेगा। आंसर इसलिए बदलेगा, इसका तो नहीं बदलेगा आदर्श वाक्य का, क्योंकि ये तो 1920 में ही था, पहली बार लिखा जरूर गया था 1897 में, लेकिन अभी हमने इसको शामिल नहीं किया। अब लेकिन जब ध्वज की बात आएगी, लिखने का काम, इसको मतलब ध्वज का डिजाइन का समय क्या है 13, लेकिन हमने क्या किया, पेरिस ओलंपिक में इसको एक बार फहराया भी था, लेकिन वो हम याद रखेंगे वैधानिक नहीं था,
फॉर्मेलिटी थी, वैधानिक तरीके से हम इसको कब से परमिट कर रहे हैं, 1920 से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्वज में हमको 2 क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमारे मन में थोड़ी सी शंका उत्पन्न करेंगे, लेकिन वो सारी बातें हमको याद रखना है। हाँ, 14 में ओलंपिक हुआ नहीं था, मैंने क्या कहा, शुरुआत करने का 14 में क्या ये लोग उसका विंटर का प्लान कर रहे थे, लेकिन विंटर जो है व्यवस्थित तरीके से 24 से शुरू होगा। पहले क्या था कि एक ही साथ इन्होंने ऐसा विचार किया था समिति ने कि हम एक साथ ही खिलवा लेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण से समझ लेते हैं अपन, जैसे कि बात ये कर लें कि रियो की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये रियो करंट में रहा। रियो 2016 में हुआ। अब रियो ओलंपिक जो यहाँ पे खेले गए, तो एक ओलंपिक का टाइप आप लोग पढ़े होंगे, पैरालंपिक। अब याद रखना कि जहां पे भी हमारे समर या ग्रीष्म ओलंपिक खेल खेले जाते हैं, उसी स्टेडियम या उसी मैदान, उसी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, उसी वर्ष पैरालंपिक खेल खिलवा देते हैं। जैसे आप लोगों को ध्यान हो कि 2016 में रियो जैसे ही खत्म होता है अगस्त में, ठीक है, हमने सितंबर में शुरू करवा दिया पैरालंपिक 2016। अब 2016 उसी स्टेडियम में करवाया, तो यही प्लान पहले पैरालंपिक नहीं चलता था, पैरालंपिक उस समय नहीं था। तो अब क्या विचार कर रही थी समितियां कि हम ऐसा करते हैं कि विंटर और उसको एक साथ ही करवा देते एक ही स्टेडियम में। क्यों? क्योंकि एक खर्चा जो एक बड़े स्तर पे होता था वो कम होगा। तो लेकिन समिति ने कहा फिर उसमें अंतर ही क्या रहेगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए फिर आगे चल करके समितियों ने निर्णय लिया और 1924 में करने की बात रखी। ठीक है, ये छोटा सा माइनर सा डिफरेंस हम इसको याद रख सकते हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से विंटर जो है आपके 1924 में 2-2 साल के अंतराल से शुरू किए गए थे। ठीक है, अब जैसे बात 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि कब कब ये शामिल हुए थे, तो आप पहले तो 1920 से याद रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं। और पूछ ले पहली बार डिजाइन कब किया गया था, तो हम याद रख लेंगे 1913 में किया गया था। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। अगली बात देखें जैसे कि 1930 ओलंपिक, 1900 यहां लिखते हैं 1928, पहले 1928 में एक ओलंपिक होगा, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो वहां उसके पहले इस ओलंपिक में एक बात ये कर रहे थे कि हम एक साइन शामिल कर लें, एक अपना चिन्ह बना लें ओलंपिक का। अब भाई चिन्ह कैसा बनाया जाए, क्या उसकी आकृति थी, क्योंकि हमने ध्वज बनाया था, उस ध्वज में हमने 5 ऐसे अलग अलग सर्कल बनाए थे। तो अब एक बात ये समिति ने विचार की कि हम इन ध्वजों को इन सर्कल में क्या करते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट या अलग अलग महाद्वीप से जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि हमको यह पता है जो महाद्वीप हैं, कितनी संख्या है महाद्वीपों की, लेकिन व्यवस्थित देखें तो 6 रह जाते हैं, है ना। तो अब ये यहां पे सर्कल हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5। अब या तो एक और जोड़ देते, चलो नहीं जोड़ पा रहे तो एक में कम से कम इन्होंने क्या किया होगा, 2 महाद्वीप शामिल किए होंगे। ठीक है, वो सारी चीज हम यहां से अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, इन सर्कलों में अलग अलग महाद्वीप को प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब यहां से हम समझते हैं कि ओलंपिक ध्वज में या ओलंपिक चिन्ह में, दोनों में एक ही चीज है, क्योंकि अभी आप ध्वज देख रहे थे उसमें भी ये सर्कल बनी हुई थी। ओलंपिक ध्वज में या ओलंपिक चिन्ह में क्या होते हैं, 5 अलग अलग रंग होते हैं, और वो 5 अलग अलग रंग जो है अलग अलग महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं या डिकोड करते हैं। अब ये अलग अलग महाद्वीप को प्रदर्शित करेंगे। जैसे हमको बात करें नीले रंग की बात कर लें, और जो नीला रंग हमको दिख रहा है ये किसको प्रदर्शित करेगा, ये यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ये वनडे एग्जाम में या पीटी के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन, सरल भी हैं और थोड़े से क्या कंफ्यूजन वाले ज्यादा रहते हैं। कंफ्यूजन ये रहती है यदि हमने इनको सही तरीके से नहीं रटे हैं, देखो याद तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद चीजें भूल भी जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब एग्जाम तक कैसे याद रखना है, तो कहीं ना कहीं चीजें ये रटनी पड़ेंगी। जीएस का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन जो है, लगभग ऐसा समझो कि 30% का जो डेटा है जीएस का, वो हमको हर हाल में रटना ही है, भूल जाते हैं, कई सारी चीजें ऐसी हैं। तो हमने क्या याद रखा कि साहब नीला रंग जो है यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, और जो पीला रंग है आपका ये एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, और काला है तो इसमें तो वैसे ही आप ये याद नहीं रखना, अंध महाद्वीप किसको कहते हैं, अफ्रीका। मतलब ऐसा लगता है लाइट चली गई हो। ठीक है, तो हमने याद रख लिया, ये तो आपका अफ्रीका बन गया, इसको हमें याद नहीं करना। अब याद रखो कि अपने यहाँ कहते हैं कि साहब जैसे मान लो कोई आदमी अपने यहाँ जैसे ज्यादा उसका रंग फेयर हो, एकदम गोरा रखा हो, लाल रखा हो, तो क्या कहते हैं, अंग्रेज जैसा लग रहा है। अंग्रेज से आप ब्रिटेन नहीं चले जाना, ठीक है, अपन चलेंगे अमेरिका। ठीक है, तो जब भी लाल सर्कल को पूछेगा तो हमने याद रखा अमेरिका, और हम जानते हैं अमेरिका से याद रखो कि वहां पे एक ऐसा महाद्वीप है जो एक ही नाम से 2 अलग अलग भागों में बटा है दिशा के हिसाब से, उत्तर और दक्षिण। ध्यान करो, उत्तरी अमेरिका और
दक्षिणी अमेरिका। तो हमने वैसे याद रख लिया कि जो ये लाल रंग का जो रिंग या सर्कल है ये क्या करेगा, उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को प्रदर्शित करता है। एक बार हम इस सब चीजों को फिर से देखते हैं। जैसे बात करें नीले रंग की बात कर लेते हैं, तो नीला कहां चलेंगे, यूरोप चलेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम इसको याद रखेंगे। और पीले की बात कर लेंगे तो एशिया महाद्वीप, ठीक है। नीले की बात कर लो तो हरा, हाँ हरा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है हमेशा हरा भरा रहता है, ऐसे याद रख लो। ये आ गया आपका उत्तर अमेरिका और ये हो गया अपना दक्षिण अमेरिका, और ये हमको याद है ही पहले से अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो अब वैसे तो ये है कि हमें ऐसा याद रख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के आदमी जो हैं वो याद रख लो कि पीले रंग के हैं, याद रखने के लिए बता रहे हैं, वैसे तो नहीं है, ठीक है। यूरोप के जो अंग्रेज हैं, वैसे अंग्रेजों इनको थोड़ा सा लाल होना चाहिए था लेकिन ये कलर बदल दिया, हम ऐसा याद रख सकते हैं क्योंकि ये जो है ज्यादातर आपके समुद्र या सागर के आसपास हैं, है तो सभी महाद्वीप, क्योंकि महाद्वीप की परिभाषा यही है, एक होते द्वीप एक होते महाद्वीप, समान परिभाषा है, बस क्षेत्रफल का डिफरेंस रहता है, ठीक है। एक छोटा सा टापू जो किससे चारों तरफ से जल से घिरा हो, एक विशाल क्षेत्रफल जो काय से घिरा हो, जल से या पानी से घिरा हो, छोटे छोटे से अंतर रहते हैं परिभाषाओं में। तो हम थोड़ा सा याद रखेंगे, नीला यूरोप के लिए हो गया, पीला एशिया के लिए हो गया, हरा आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए हो गया, लाल उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के लिए हो गया, काला अफ्रीका के लिए हो गया, ठीक है। ये सारी बात हमने यहां से याद रख ली है, और ये याद भी रखना है कहां तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता और आप सिलेक्ट नहीं हो जाते। जब तक सिलेक्ट नहीं होगे तब तक ये सारी चीजें आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी, दोहरानी पड़ेंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, सिलेक्शन हो जाए फिर बेशक रख देना एक तरफ, मन भर जाए कि अब नहीं पढ़ना, चाहे जो सी पोस्ट मिल जाए, यदि मन भर जाए तो, मन नहीं भरे तो आगे पढ़ते रहना। अब एक और नया शब्द आएगा, मसाल। अब ये बात मसाल वैसे तो हमने खूब सुना होगा, जाना होगा, आपने कई सारे हिस्टोरिकल सीरियल देखे होंगे, मूवी देखी होंगी, उनमें क्या करते थे, राजा महाराजाओं की दीवारों पर पहले लाइट की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, दीवारों पर मसाल जलाई जाती थी, काहे के लिए, प्रकाश के लिए, उजाला के लिए। अब कहीं ना कहीं ये एक नया सिंबल बना दिया, हालांकि इसकी शुरुआत तो हम 1928 से करवाएंगे, लेकिन वो व्यवस्थित रूप नहीं था। व्यवस्थित रूप इसका शुरू करवाएगा एक बड़ा शानदार व्यक्ति है जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर यानी कि वर्ष 1936 की हम लोग बात करेंगे, 1936 में, हाँ, बर्लिन जर्मनी में एक ओलंपिक होता है। अच्छा, अब वो तो ठहरा खैर हिटलर, वो तो जो करे सो उस समय कम था। अब ऐसी परिस्थिति में जिस व्यक्ति का एक उपनाम या निकनेम रख दिया गया, जिसको हम लोग उस समय तानाशाह कहते थे। अच्छा, ऐसे आजकल विश्व में और भी हैं हिटलर जैसे नेता, जैसे, हाँ, आप लोग बहुत परिचित हैं उससे। अब वो भी जी मान लो, मुझे ऐसा लगता है कि हिटलर भी उसके सामने वो थोड़ा सा, क्या आजकल की स्थिति अलग है, यदि पहले जैसी स्थिति होती ना तो हिटलर को भी पीछे छोड़ देता। अब ऐसी परिस्थिति में यदि देखा जाए कि हिटलर ने क्या कहा, जब 1936 में आपका बर्लिन में होना था, उसने कहा कि मसाल तो अब हम जलवाएंगे। देखो क्या हुआ, 1928, 1932 और 1936। 28 में क्या हुआ, पहली बार मसाल का प्रयोग किया गया, मसाल जलाई गई, लेकिन 32 में कहीं ना कहीं इसको मिस कर दिया गया, छोड़ दिया गया, जो भी रीजन रहे हो। लेकिन 1936 में अब हिटलर साहब का यह कहना था कि अब ये ओलंपिक जो है अपने यहां हो रहा है, और ये ओलंपिक इतना भव्य होना चाहिए, इतना शानदार होना चाहिए कि विश्व जान जाए इस ओलंपिक का आयोजक हिटलर है। क्योंकि अपने यहां क्या है, व्यक्ति नाम के लिए कुछ भी कर सकता है, नाम के लिए कर सकता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझें कि माना किसी ने, खूब संपन्न व्यक्ति है धन दौलत से, उसने एक भागवत कथा का आयोजन करवाया। उसके यहां क्या हुआ, एक साल पहले आस पड़ोस में किसी ने भंडारा करवाया होगा, मान लो 20-1,000 आदमी का खाना रखा, उसने कहा उसने 20 का रखा है तो अपन उससे ज्यादा रखेंगे, 25 का, 30 का, 40 का, उसने अपने क्षमता के हिसाब से किया। यही काम हिटलर का था, क्योंकि देखो मनुष्य है तो उसके विचार लगभग एक समान होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो बात सही है, लेकिन विचार 70% तो मैच करेंगे। कंपटीशन वाले तो सारे विचार मैच करेंगे कि आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो अब 1936 में हिटलर ने यह कहा कि हम इस मसाल को, जो जो देश खेलते हैं, शामिल होते हैं, उन सभी देशों में इसको घुमाएंगे। इससे लोगों को पता चलेगा कि साहब ये एक नया काम करवा रहा है हिटलर, और लोगों को यह पता चल जाएगा कि ओलंपिक खेल होने वाले हैं या उनकी शुरुआत होने वाली है। तो अब यहां से देखेंगे कि जो वर्तमान स्वरूप है आपकी मसाल जलाने का, वो 1936 से शुरू हुआ था, लेकिन पहली बार पूछेगा तो आंसर क्या कर देंगे, 1928 करेंगे। दो क्वेश्चन बनते हैं, पहली बार मसाल कब जलाई गई, किस खेल में जलाई गई, 1928 में, लेकिन वर्तमान स्वरूप से नियमित रूप से कब से जल रहा है, वो 1936 से। और 36 में कौन करवा रहा है, तो व्यक्ति का नाम अब आप भूलोगे नहीं। अब देखो,
मसाल की शुरुआत कब से होती है? 1928 एम्स्टर्डम। ये भी मैं आपको याद करवा दूंगा 1928, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगी। अभी 1 मिनट रुक जाओ। तो 1928 एम्स्टर्डम अर्थात हॉलैंड में यह खेल हुआ था। अब क्या हुआ, जो वर्तमान स्वरूप है यानी कि वर्तमान की जो पद्धति में जो कंटिन्यू किया गया है, ये 1936 के बर्लिन ओलंपिक से किया गया। बर्लिन से हम एक शब्द और बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मसाल जला रहे हैं, बर्न, समझ में आ गई? बर्न। अब याद रखा कि नियमित रूप से क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं। तो कहां से करेंगे? बर्लिन से करेंगे। वैसे याद हो गया, वो तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं चीख चीख के कह रहे होते हैं हमें लगा दो हमें, लेकिन अपन कह रहे क्या को लगा, देख लेंगे साइड हो जाते, नहीं लगा रहे। कई सारे शब्द ऐसे होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। और इतना तो अपने पास है कि अपन लगा देंगे, ठीक है। तो 1936 में ये बर्लिन में पहली बार आयोजित होता है, तो हमने यहां से बर्लिन से याद रख लिया। अच्छा, अब याद रखो कि बर्लिन में हुआ जो कैसा था, वर्तमान स्वरूप था। और बर्लिन में कब हो रहा है? 1936 में। क्यों था 36 भी याद करवा देंगे। कैसे कि आपको पता है यहां पे हिटलर साहब थे। हाँ, हिटलर से सभी लोग क्या करते थे, जिससे दूरी बना के रखते थे, 36 का आंकड़ा लेके चलते थे, तो वैसे याद हो गया। अब 28 को और सुन लो, बात चली रही है। तो 1928 में क्या हुआ, आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा कि भारत का आदमी जहां भी जाता है वहां थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है। अपन इंडियन है, अब भारत का आदमी जहां भी जाएगा वहां थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है, और हम जहां जाएंगे वहां तो गर्मी स्वाभाविक सी बात है। अब यही हुआ कि 1928 में इन्होंने गलती से भारतीयों को ओलंपिक में शामिल कर लिया। अपने से क्वेश्चन पूछेगा, बताओ भारतीय ओलंपिक में कब शामिल होंगे? तो अपने आप गर्मी बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी? और गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगी? आग जलेगी, मसाल जलेगी थी साहब। अपने जाने से माने जब जिस वर्ष भारतीय टीम या भारतीय लोग ओलंपिक में खेलने जाएंगे, हालांकि इसके पहले भी गए थे, ठीक है, ये वैधानिक तरीके से जा रहे हैं, मैं आपको सारी कहानी समझते चलेंगे, लेकिन हम यहां वैधानिक तरीके से जा रहे हैं। तो जब 1928 में हम लोग गए, कहां पे गए थे? एम्स्टर्डम में गए थे। एम्स्टर्डम में साहब ये मान लो आग यानी कि मसाल जल गई थी। कब? 1928 में। तो हमने ये दोनों बात एक साथ याद रख ली कि भारतीय भी 28 में शामिल हो रहे हैं और मसाल भी 28 में शामिल हो रही है। मतलब हमारे स्वागत में चारों तरफ क्या हो गया? उन्हें अग्नि प्रज्वलित करवा दी साहब, ये स्थिति होगी। सब लोग जानते थे। ये अच्छी बात तो ये है कि साहब 1928 में हमारा वो जलवा रहेगा ना, तो 28 में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो 1936 में वर्तमान स्वरूप दे दिया। अब बात आती है कि ये मसाल क्यों जलाई जाती है। तो इनके एक मंदिर है, रोम मंदिर जो है यूनान में, और इनके देवता हैं ग्रीक लोग हैं, ये सभी ग्रीकों के देवता ज्यूस हैं। उनके सम्मान में यह अग्नि प्रज्वलित या मसाल जलाई जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमसे शायद ना पूछे, लेकिन 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। वो क्या है? पहला ये है कि पहली बार मसाल का प्रयोग कब किया गया? 28 में। और वर्तमान या व्यवस्थित स्वरूप से कब किया जा रहा है? 1900। बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए। यदि बनता भी है तो ये पूछा जाएगा कि बताओ ये किसके सम्मान में और कहां से प्रज्वलित करवाते हैं, कौन से देवता हैं, इनका नाम। तो ये तो हम ये भी याद रख लेंगे। ज्यूस देवता हैं जो ग्रीक लोगों के हैं, और ये रोम मंदिर में अग्नि प्रज्वलित करवाई जाती है। किससे? सूर्य किरणों से, कुछ उसमें डाल देते हैं, ठीक है, उससे ये प्रज्वलित हो जाती है, ठीक है। तो ये, लेकिन 2 क्वेश्चन हम फिलहाल याद रखेंगे, 28 और 36, इतने में अपना काम हो सकता है, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अच्छा, ये देख ही रहे हैं, ये प्रज्वलित हो रही है, ये मसाल इसी टाइप से जलाई जाती है, फिर उसमें जब तक गेम चालू रहेगा तब तक ये जलती रहती है, ठीक है। हाँ, अगली बात देखते हैं, इसमें आगे आ जाओ। अब बात आएगी साहब शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण की बात ये आएगी कि हर खिलाड़ी को शपथ दिलवाई जाएगी, क्योंकि आपको पता है अब भारत वाले आने वाले हैं। अब आपको ये पता है कि 1928 में भारत वाले आने वाले हैं, तो उन्होंने तैयारी पहले ही कर ली। उन्होंने कहा अच्छा भारत वाले आने वाले हैं, इनके भारत के लोग बड़े बड़े खतरनाक हैं। क्यों भारत के लोग खतरनाक इसलिए हैं? वो नहीं मानेंगे, वो इसलिए नहीं मानेंगे, आपने कुछ कहा ऐसा कर लो वैसा कर लो, मान लो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको पता है अपने क्रिकेट खेल रही हो या हम लोग क्रिकेट खेलते हो, मान लो बाई चांस रन आउट हो गए, अपने का पागल क्या पैर रखा था यहाँ, मेरा बैट यही रखा था, कैसे हो गया? मैं यहाँ देख रहा था, तू ऐसे लगा रहा था। अच्छा, अपन ने ये और बता रहा है, उसको एक्सप्लेन करके मैं देख रहा था, तू ऐसे लगा रहा था। तब तो मैं, जब मैंने कैसे देखा पता, जब मैं यहाँ नहीं आया तो मैंने देखा कैसे, ठीक है। सबको पता है जब स्टैंपिंग लगाएगा, विकेट से लगाएगा तो खुद हाथ से तो लगाएगा ही, लेकिन उसको ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों को पता चल गया, तो उन्होंने ऐसा कहा कि साहब इनसे कसम पहली खिलवा लो। शपथ माने क्या होता है? कसम। क्योंकि ये लोग 19-20 की बात पे भी कसम खा जाते, थोड़ा सा भी अंतर होगा मैंने कि साहब चांजा चढ़ जाएंगे, चाहे जिसकी कसम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हम देखेंगे एंटवर्प में, फिर मैंने क्या बताया 19-20 याद रखेंगे हम लोग। अब एंटवर्प के 1920 में ही क्या हुआ, पहली बार शपथ का कार्यक्रम भी रखा गया।
खिलाड़ियों से शपथ समारोह भी करवाया गया। तो हमने याद रखा 1920 में एक तो आपका ध्वज, 1920 में आदर्श वाक्य और 1920 में आपका शपथ समारोह। तो ये सारे काम किस वर्ष में हो गए? 1920 में ही हो गए। तो हमने एक साथ सारी बातें याद रख ली। 1920 में क्या क्या बातें याद रखना है, कंफ्यूज होना नहीं है। अब जब सारे काम एक साथ हो रहे हैं तो हमने ये भी तो याद रख लिया ये हुआ कहां पे था? एंटवर्प बेल्जियम में हुआ था। तो हमने ये जगह भी याद रख ली। अब एक शब्द और आएगा, मार्च पास्ट। वैसे तो आप लोग इससे परिचित होंगे मार्च पास्ट से, लेकिन हम और समझ लेते हैं। जैसे कि बात की जाए कि हर देश के खिलाड़ी शामिल होंगे और हर देश के खिलाड़ियों के पास, अब ऐसा तो नहीं 2-5 खिलाड़ी जाएंगे, किसी के पास 20 है, किसी का 50 है, कोई 150 का दल भेज रहा है, जिस डिपेंड करता है उनके खिलाड़ियों की क्षमता के हिसाब से या उनके पास कितने खेल हैं, तो खेल में खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर। अब मान लो कि अपने पास 50 खिलाड़ी, एक उदाहरण के तौर पर अपन समझ लेते हैं, तो 50 खिलाड़ियों का एक दल हो गया जो अब जिस भी जगह खेला जाएगा, मान लो टोक्यो खेला जाएगा 2021 में, तो अपने यहां से 50, 60, 70 खिलाड़ी जो भी जाएंगे तो उनके लिए क्या करेंगे, एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को चुनेंगे। ऐसे व्यक्ति को भी चुन सकते हैं जिसका पिछले ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन रहा हो, ठीक है, और इस बार क्वालिफाई किया। तो अब उसको हम क्या कर देंगे, उस पूरी टीम का, उस पूरी कमांड संभालने का नेतृत्व उस खिलाड़ी को सौंप दिया जाएगा। जैसे कि हम 2016 की बात करें तो 2016 में अभिनव बिंद्रा मार्च पास्ट का नेतृत्व करते हैं। और जब अच्छा क्या होता है, मार्च पास्ट शुरुआत में और समापन में दोनों समय किया जाता है। जब 2016 का रियो समाप्त हुआ था तब आपकी साक्षी मलिक मार्च पास्ट करती हैं या ध्वजवाहक का कार्य करती हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे जब तक आपका, अब 2 बातें याद रखना, ये दो रियो की बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट तब तक रहेंगी या तो आपका पेपर पहले हो जाए या ओलंपिक पहले हो जाए। क्योंकि अब ओलंपिक यदि पहले हो गया तो आपको रियो की सारी जानकारी डिलीट करनी पड़ेगी, फिर करंट हमारे लिए कौन सा बन जाएगा, 21 वाला, टोक्यो वाला। क्योंकि भाई अभी तो हमारे लिए करंट तो वही है ना 2016 वाला, जब तक 21 का नहीं हो रहा। यदि 20 का खिल जाता, सारी चीजें सामान्य रहती, तो हम 21 की बात भी, उसकी 16 की बात भी नहीं कर रहे होते, फिर तो हम सारी बातें किसकी कर रहे होते, 20 की कर रहे होते। तो यही बात याद रखना है कि साहब परमात्मा से प्रार्थना करेंगे डिले नहीं हो सारी चीजें, ठीक है। वो थोड़ा सा ओलंपिक और टल जाए, नहीं तो और आंकड़े याद करने पड़े, क्योंकि ये तो जैसे तैसे याद कर पा रहे हैं, जैसे तैसे हमने कंटेंट ये तैयार करके याद कर लिया, पता चला कि अब कह रहे नहीं ओलंपिक हो गया, अब नया याद कर लो, तो और विडंबना बढ़ जाएगी। चलेगा, कोई बात नहीं। मार्च पास्ट कैसे होता है समझते हैं कि मार्च पास्ट में एक बात याद रखिएगा कि जैसे माना कि अलग अलग टीमें हम लोग बना लेते हैं, अलग अलग दल बना लिया, ठीक है, जो भी टीमें हैं, कई सारी टीमें हो सकती हैं। अब जैसे एक सामान्य उदाहरण की बात करते हैं, सबसे पहले कौन सी टीम आएगी, तो सबसे पहले वह टीम आएगी जो इस खेल का जन्मदाता है, फाउंडर है। कौन है? यूनान। तो अब हमने याद रखा कि साहब सबसे पहले स्थान पर यदि कोई टीम आ गई, मतलब आगे नेतृत्व करेगी, वो है यूनानी या यूनान के लोग। यूनानी टीम सबसे आगे चलेगी और सबसे अंत में वो आते हैं जो आयोजक हैं, जिनके यहां वो खेल खेला जा रहा है, मतलब आयोजक कंट्री या आयोजक देश। अब जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण समझ लें, अपने टोक्यो जापान में 2021 में होगा। अब सबसे पहले यूनान की टीम रहेगी ना, ये तो क्लियर हो गया। अब जापान के लोग कहां रहेंगे? सबसे लास्ट में रहेंगे, सबसे बाद में रहेंगे। अब बीच में कौन रहेगा? बीच में रहेंगे ए, बी, सी, डी, ऐसे अल्फाबेट क्रम में ये बीच वाले का सीक्वेंस हम लोग बना देते हैं। तो हमने क्या याद रखा, मार्च पास्ट की व्यवस्था जो है, सबसे पहले यूनान की टीम रहती है और सबसे आखिरी में जो आयोजक देश है उनकी टीम रहती है, और बीच में हम लोग अल्फाबेट क्रम में चीजों को व्यवस्थित क्रम में स्थापित कर देते हैं। ये बात हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये बात भी आपकी 1920 से शुरुआत होती है। तो अब हमने 2-3 बातें यहां से याद रख ली कि मार्च पास्ट क्या है, कौन नेतृत्व करता है, ध्वजवाहक का कार्य कौन करता है, ये बात मैंने आपको बताई। और 2016 का उदाहरण भी याद रखना, अभिनव बिंद्रा और साक्षी मलिक, ठीक है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें याद रहेंगी। अब बात ये आती है कि शुभंकर मैस्कॉट की बात, ध्वज की बात कर ली, शपथ की बात कर ली, आपके आदर्श वाक्य की बात कर ली, ये सारी बात मसाल की बात हो गई। ये सभी चीजें क्या पहली बार जुड़ रहे हैं। अब मैस्कॉट की बात करते हैं, शुभंकर की बात करते हैं। अभी तक शुभंकर शामिल नहीं किया गया था, अब शुभंकर शामिल किया जाएगा, मैस्कॉट शामिल किया जाएगा। ये शुरू किया गया था 1968 से। लेकिन बात ये आती है कि साहब शुभंकर कौन सा शामिल करें, अब कौन से जीव जंतु को ले लें, किस व्यक्ति को ले लें, किस पेड़ पौधे को ले लें जो वहां के लिए हम एक लोगो बना सकें या कोई एक उदाहरण स्वरूप पेश कर सकें। तो ये संरचना आपको देखने में थोड़ा सा विचित्र तो लग रहा होगा, इसको कार्टून कहते हैं, नाम है इसका। अब हो सकता है, ये हो सकता है कि ये जीव जो है, जो भी बनाया गया है, क्योंकि 2016 में हमने क्या किया था, ब्राजील के कई सारे जीव जंतुओं को मिलाकर के एक समूह बना दिया था, टॉम टाइप का, आगे बात करेंगे।
तो या तो उस क्षेत्र में कोई ऐसी जीवों की प्रजाति हो जो विलुप्त हो रही हो। एक नाम आता है रेड डाटा बुक। हाँ, अब होता क्या है, जैसे मान लो कोई ऐसे जीव जंतु हैं जो या तो विलुप्त हो चुके हैं या होने की कगार पे हैं, या मान लो बहुत ही कम बचे हैं। तो क्या करेंगे हम, उन लोगों को संरक्षण देने के लिए, उनके बचाव के लिए हम जागरूक एक अभियान चलाएंगे। और अभियान के तहत हमने क्या किया, वही जीव को यहां पे शामिल कर दिया। अब इससे क्या होगा, लोग बाग देखेंगे, जानेंगे तो पूछेंगे ये है कौन, तो बताएंगे ये सब एक ऐसा जीव है जो धीरे धीरे गायब हो रहा है, आपको इसका संरक्षण करना है। अब संरक्षण कैसे करना है, जैसे आप लोग सुने होंगे कि कई सारे जीवों की बात कर लें, कि मैंग्रोव की बात कर सकते हैं क्या, बताओ, वनस्पति प्रजाति है, क्या हम इसको कह सकते हैं ये धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, बताओ? क्योंकि ये सामान्यतः वैसे ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन ये भारत के, अपन ऐसे बात करें कि अपना जो कोस्टल एरिया है उन हर जगह नहीं पाई जाएगी। ये पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा के आसपास चीजों में पाई जाती है। और अच्छी बात यह है कि इनके कारण वहां पे कई सारे अन्य जीव जंतु और अन्य वनस्पति प्रजाति भी फल फूल रही हैं। कई सारे रीजन है सुंदरवन डेल्टा में, आपने देखा होगा हमने बायोस्फीयर भी खूब डेवलप किए हैं, ठीक है, कई सारी चीजें। तो ये सारी चीजें प्रकृति को बैलेंस करके चलती हैं। और जब ये मतलब यहाँ के धरती पे रहने वाले या पाए जाने वाले जीव जंतु बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो प्रकृति अपना बैलेंस करना खुद जानती है। जैसे 2020, ठीक है, हालांकि 2020 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन एक उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं। अब मैस्कॉट शुभंकर जो है 1968 से पहली बार शुरू किया गया था, लेकिन ये ओलंपिक जो था वो विंटर ओलंपिक था। कौन सा गेम था, विंटर ओलंपिक। हमसे प्रश्न पूछेगा, बताओ पहली बार किस ओलंपिक में हमने मैस्कॉट या शुभंकर की शुरुआत करते हैं, तो आंसर कर देंगे विंटर ओलंपिक। और वर्ष पूछेगा तो 1968 में शुरू किया गया था, मैक्सिको में खेला गया था। कहां खेला गया था, मैक्सिको में खेला गया था। अब इसमें शुभंकर कौन सा है, उसका नाम याद रखेंगे, स्क्वैश कार्टून। अब समझे क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रश्न ये आएगा 1968 में विंटर ओलंपिक में जो मैस्कॉट या शुभंकर लिया गया था उसका नाम क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन हमको अलग अलग दे देगा, आपको ऑप्शन पहचानना है, नाम याद रखना है। नाम क्या है, स्क्वैश कार्टून। और आपको, आप इसकी छवि पहचान लो साहब, ऐसी एक इमेज बनाई गई थी उस समय, ठीक है। और नहीं तो फिर आप चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद गूगल से लिया है, ठीक है। तो ये उस समय का 1968 का जो आपका कौन है, मैस्कॉट कह लो या शुभंकर कह लो। अब ये देख रहे हैं नीचे एक और, हाँ, अब देखो अगली बात, ग्रीष्म की बात कर लें। पहले विंटर में कौन सा मैस्कॉट चुना गया, स्क्वैश कार्टून। यह पूछेगा अगले या पहले ग्रीष्म या पहले विंटर ओलंपिक में जो हमने मैस्कॉट चुना उसका नाम क्या है, तो बाल्डी डॉग है। और विंटर में पूछेगा तो स्क्वैश कार्टून है। अब ये 1972, मतलब आप देखेंगे कि कुछ समय अंतराल में हमने क्या किया, अगले में तो नहीं कहेंगे क्योंकि अगला जो हुआ होगा वो आपका 68 और 2। वही तो, क्योंकि यदि 72 में ये होगा तो 4 साल के अंतराल में ये बनेगी 1924 और 1928। इसको ग्रीष्म करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि ये समर ओलंपिक में पहली बार 1972 में है। यहाँ का थोड़ा सा ये वर्ष को क्लियर करेंगे, देखेंगे इसकी क्या स्थिति है। हाँ, क्या ये समर ओलंपिक ये लग रहा है, हो सकता है ये नाम थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ हो। एक मिनट रुको, मैं भी बता रहा हूँ। ये होगा अपना 1972 में हुआ ये। यहाँ से नहीं आएगा साइड में, 1968-56, ये आ गया 36, ये आ गया 52, ये है 56 और ये आ गया 60, 64, 68, 72। सही है। हाँ, दोनों समर ही हैं, दोनों समर हैं। वो उसमें विंटर नहीं आएगा, उसमें समर आएगा।
चलेगा। तो अब हमसे जैसे मान लो पहले पूछ लेगा कि पहले ग्रीष्म ओलंपिक या समर ओलंपिक में जो हम अपना शुभंकर या मैस्कॉट चुनेंगे उसका नाम क्या है, स्क्वैश कार्टून। और अगले ओलंपिक में हमने क्या किया, अगले ओलंपिक में चुना किसको, वाल्डी डॉग को। ठीक है, इसको हम लोग समर ओलंपिक ही याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें कौन शामिल किया गया हमने, स्क्वैश कार्टून। और म्यूनिक ओलंपिक जो जर्मनी में द्वारा से हुआ उसमें हम याद रख लेंगे वाल्डी डॉग। अब देखो कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है पहली बार 1968 में, जो हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हमको शुरुआत वाले पॉइंट सारे पढ़ने हैं जो काम पहली बार हो रहे हैं। जो भी काम पहली बार होंगे उनको हम याद रख लेंगे। एक स्क्वैश कार्टून जो है मैक्सिको ओलंपिक में पहली बार हम शामिल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगले ओलंपिक में फिर देखेंगे हमने, अब क्योंकि अब फिक्स कर दिया, क्या फिक्स कर दिया, अब हर ओलंपिक में एक मैस्कॉट होगा, शुभंकर होगा या लोगो होगा, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब ये परंपरा जो है यहां से क्या होगी, नियमित रूप से चलती रहेगी। जैसे कि हम अभी बात करते आए हैं, जैसे शपथ, ठीक है, आपकी मशाल और ध्वज, ये सारी चीजें क्या होंगी, अब प्रत्येक ओलंपिक में ये काम किए जाएंगे। हर ओलंपिक में खिलाड़ियों का शपथ समारोह भी होगा, ध्वज भी फहराया जाएगा, मशाल भी जलाई जाएगी। और अब एक और काम जोड़ दिया कि अब आप एक काम और करोगे, क्या, डिजाइन करोगे, क्या, मैस्कॉट को या शुभंकर डिजाइन करोगे। तो ये सारी चीजें क्या करवा दी गई वहां पे, परमानेंट या फिक्स करवा दी जाएंगी। तो हमने यहां से याद रखा, शुरुआत में 2 मैस्कॉट याद रख लेना, एक का नाम स्क्वैश कार्टून है और दूसरे का नाम वाल्डी डॉग। ठीक है, ये अगली बात करते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे पीटी एग्जाम के हिसाब से। क्या महत्वपूर्ण रहेंगे देखें, जैसे पहली बात कर लेते हैं, एक महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप की अच्छी बात यह कि साहब यहां पे अभी तक किसी प्रकार के ओलंपिक का आयोजन ही नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसा पूरा महाद्वीप की बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा महाद्वीप जहां पर आज तक कोई भी ओलंपिक खेल खेला ही नहीं गया। तो आंसर क्या कर देंगे, अफ्रीका महाद्वीप। यहां पे अभी तक विचार भी नहीं किया अपन ने कि यहां पे खेलें या खिलवाएं, क्या करें, कुछ नहीं, अभी तक नहीं खेला गया। तो हमने याद रख लिया ऐसा महाद्वीप जिसमें एक भी बार ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ, वो उसका नाम क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन अब क्वेश्चन आएगा, एशिया महाद्वीप में कितनी बार ओलंपिक का आयोजन हुआ है, तो अभी तक तो साहब 3 बार हुआ है। ठीक है, अब धीरे से हम और बढ़ा देंगे, 4 कर देंगे, टोक्यो जापान को जोड़ देंगे। सबसे पहली बार अपने यहां हुआ था जापान में, फिर हम करवाएंगे चीन में और फिर करवाएंगे दक्षिण कोरिया में। अच्छी बात तो यह है भारत में भी नहीं हुआ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, क्योंकि एक महाद्वीप जिसमें आज तक नहीं हुआ और अपना देश उसमें भी नहीं हुआ। ठीक, अब ये नहीं कहना कि अपन अफ्रीका वालों जैसे हैं। ठीक है, अपने नहीं करवाया, कारण बताएंगे। 2010 कॉमनवेल्थ हुए थे। 2010 में कॉमनवेल्थ खेल हुए थे। उनके उस समय अध्यक्ष जो थे सुरेश कलमाड़ी जी, उनका इतना शानदार योगदान रहा, आज तक भारत याद करता है। 200 रुपए की कुर्सी 2500 रुपया में खरीदी, 5 रुपए के नाश्ता की प्लेट के 500 रुपए लिखवाए। इतना बड़ा घोटाला कॉमनवेल्थ के नाम पर, उसने हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी कहीं छवि को धूमिल किया जिसकी कोई सीमा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं हमारी छवि को बहुत लोअर दिखाती है। आपको मिलवाऊंगा सुरेश कलमाड़ी जी से, चिंता नहीं करो, सब अपने पास इसमें कैद हैं। ठीक है, एक एक करके सब आएंगे। तो देखें कि भाई पूछ लेगा एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देशों में हमने ओलंपिक का आयोजन करवाया है, तो हम याद रखेंगे जापान, चीन और दक्षिण कोरिया। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि एशिया में हम भी हैं, एशिया में भारत भी है, तो कभी भारत के बारे में पूछेगा तो भारत के बारे में तो पता है, यदि हुआ होता तो अपने को जरूर बुलाया गया होता, अपन नहीं गए इसका मतलब नहीं हुआ होगा, बस ऐसा याद रख लेंगे। भारत में अभी तक किसी प्रकार का ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ। अब बात आएगी सर्वप्रथम ओलंपिक टीवी पर कब आया या प्रसारित किया गया या प्रसारण हुआ, तो हम याद रखेंगे 1960 में रोम ओलंपिक। इसमें आपके मिल्खा सिंह दौड़ रहे थे, आगे बात करेंगे। ठीक है, समझ लेते हैं कैसे याद रखना है। जैसे एक बात ऐसा समझो कि ऐसा समझ लेते हैं कि कोई 19 साल का बालक है और वहीं कोई एक 60 साल का व्यक्ति है, उसको टीवी दिखवाओ, दोनों को टीवी दिखवाओ, अच्छी सी कोई फिल्म लगा दो। अब एक बात बताओ कि आपने दोनों लोगों को एक साथ दिखवा रहे, किसको देखने में ज्यादा आनंद आएगा, ये 19 साल के लड़के को कि 60 साल के दादा को? भाई इसने तो, ये तो अभी तक, क्योंकि ये नई जनरेशन का है, इसने तो कई सारी चीजें देखी होंगी। इसने क्या देखा होगा, इसने टीवी नहीं, इसका साहब रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। मतलब 60 साल के व्यक्ति को आपने जब टीवी पर कई सारी चीजें दिखवा दी, उसका रोम रोम क्या हो गया, प्रफुल्लित हो गया। तो हमसे कभी भी पूछ ले टीवी पर प्रसारण कब होगा, 1960 में होगा,
या सीधे बोल लो 60 में होगा। कौन सा 60 में? 1860 में ओलंपिक ही शुरू नहीं हुए, 2060 में अभी आई नहीं है, तो अब कौन सी बची? वैसे याद हो गया। तो अब वही तो बता रहे, ये तो ये फिर चीख चीख के कहेगा वहां पे, अब गलत लगाया तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो हमने क्या याद रखा, 1960 में यहां से रोम ओलंपिक में इन खेलों का प्रसारण हमने टीवी पर शुरू कर दिया। ठीक है, चलेगा, ये बड़ी बात हो गई। अब बात ये आएगी कि महिलाओं को कब शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा 1896 में पहली बार ओलंपिक खेल खेले गए थे, लेकिन इन खेल में कोई भी महिला खिलाड़ी नहीं थी। अगले ही 4 साल बाद अर्थात 1900 में पहली बार महिलाएं शामिल होंगी, लेकिन भारत की तरफ से नहीं। याद रखना, ये विश्व में पहली बार महिलाएं ओलंपिक में शामिल हो रही, क्योंकि अभी तो भारत से पुरुष भी नहीं गए खेलने के लिए, महिला तो बाद की बात है। ठीक है, अपन आगे बात करेंगे। तो पूछ लेगा बताओ महिलाएं किस बार शामिल होंगी, तो 1900 में। ठीक है, सर्वाधिक आयोजक देश, अंतर समझना भी, अमेरिका आंसर कर देंगे कितनी बार? 4 बार। अब देखो यहां से बात करते हैं, जब हमसे पूछेगा ऐसा महाद्वीप जिसमें सर्वाधिक बार आयोजन किए हैं, ऐसा देश जिसमें सबसे ज्यादा ओलंपिक का आयोजन हुआ है, ऐसा शहर जिसमें सर्वाधिक ओलंपिक का आयोजन हुआ है। 3 क्वेश्चन बनते हैं सरल सरल से, लेकिन इंपोर्टेंट बनेंगे। जब महाद्वीप पूछेगा आंसर कर देना यूरोप, जब देश पूछेगा तो आपको पता है कौन सा? अमेरिका, और जब शहर पूछेगा तो लंदन। क्लियर बात है? ये क्वेश्चन हैं एक जैसे, लेकिन सारे के आंसर अलग हैं। हम पढ़ने में क्या होता है, कई बार हमारी नजरें वो पढ़ती हैं जो नजरों से कहते हैं, जो लिखा होता है वो नहीं पढ़ पाती। आपने ऐसा एग्जाम हॉल में कई बार देखा होगा, ऐसा महसूस किया होगा। ठीक है, तो आज की बात फिर हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कल पढ़ते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।